हरिओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग अष्टाध्यायी काशिका वृत्ति के साथ पढ़ रहे हैं और उसके प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में प्रारंभिक 9 सूत्रों को हमने अब तक पढ़ा है। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं कि आप लोगों ने उन 9 सूत्रों को शब्दशः समझने का अब तक प्रयास किया होगा और समझा होगा। आपस में भी चर्चा करके, परिचर्चा करके ये विषय समझा जा सकता है। और जो लोग दूर बैठे हैं उन लोगों के लिए तो व्यवस्था ठीक है, वो लोग इस वीडियो को दोबारा चला करके भी देख सकते हैं। चलिए फिलहाल आज विषय को आगे बढ़ाते हुए हम लोग तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम का उपसंहार करते हुए नाझलौ सूत्र पर चलेंगे। और नाझलौ सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों भगवान भाष्यकार ने नाझलौ सूत्र को काट डाला, मतलब कह दिया कि इस सूत्र की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा क्यों कह दिया, इन सब विषयों पर, कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत छोटा सा सूत्र है नाझलौ, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र अब तक जो हमने पढ़ा था उस अध्ययन के अनुसार हमने जाना है आस्य यानी उच्चारण स्थान, प्रयत्न यानी जो ईशत स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, समृत और विवृत, ये 4 प्रयत्न है। ये चारों प्रयत्न तथा उच्चारण स्थान जिस वर्ण का जिस वर्ण के साथ तुल्य हो वह परस्पर एक दूसरे के सवर्ण है। ठीक है, तो व्यंजनों में ह, र, स, श, स, इन 5 को छोड़कर बाकी प्रत्येक वर्णों का कोई ना कोई सवर्ण है। ठीक है, ह, र, स, श, स, है ना। इन 5 को छोड़कर प्रत्येक का कोई ना कोई सवर्ण है, चलेगा। रेफोष्मणाम सवर्णाः न सन्ति, ये बात भी आई थी, है ना। ये कहाँ गया रेफ, ऊपर कहाँ आया था, रेफोष्मणाम सवर्णाः न सन्ति, रेफ और उष्म वर्णों का कोई सवर्ण नहीं होता। ठीक है, चलिए फिलहाल अब किसके कितने सवर्ण हैं ये बातों पर एक बार संक्षिप्त में पुनः चर्चा कर लेते हैं। आस्य यानी उच्चारण स्थान जो है, अ कवर्ग, ह विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान कंठ था। ई चवर्ग, य श इनका तालु, उ पवर्ग नहीं, रि टवर्ग, र श का मूर्धा, लृ तवर्ग, ल स का दंत, और उ पवर्ग उपध्मानीय, इन सब का ओष्ठ। फिर इसके साथ साथ ए ऐ कंठतालु, ओ औ कंठोष्ठ, व दंतोष्ठ, अनुस्वार की नासिका, यमगणना नाम यानी यमगणन, इन सब की भी नासिका भी। ये इस तरह से हमने वर्णों के उच्चारण स्थानों को जाना था। उच्चारण स्थानों के निरूपण के बाद बताया था कि 4 प्रयत्न हैं। कितने प्रयत्न हैं? 4। उन्होंने स्पृष्टता, ईशत स्पृष्टता, फिर उसके बाद विवृतता, संवृतता, ये 4 बताया था, है ना। तो इसमें से कल हमने अंतिम समय में, अंतिम व्याख्यान के समाप्ति के समय में लगभग चर्चा की थी कि अ जो है, ह्रस्व अ है, वो व्याकरण शास्त्र में, व्याकरण शास्त्र के सभी सूत्रों की दृष्टि में वह विवृत है, अ, ह्रस्व अ। पर व्याकरण शास्त्र के बाहर प्रयोग की विषय में हम सब जब प्रयोग करेंगे तो उसका समृद्ध प्रयोग करेंगे। देखिए, आप अ बोलिए, मुंह खुला, कितना खुला रहता, अ आ, आपको दिखाई पड़ेगा कि प्रयत्न का अंतर है, आ, ये प्रयत्न अंतर हो जाता है मुंह के अंदर का, है ना। तो ये जो प्रयत्नगत अंतर आ में है, वह प्रयत्न लोक में बोलने में ही है, व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से नहीं है। ठीक है, व्याकरण शास्त्र में ये आ दोनों विवृत ही हैं, लोक में ये संवृत कैसे हो गया? फिर जब व्याकरण कहता है ये दोनों विवृत हैं, तो लोक में कैसे संवृत हो गया? कहा अंतिम सूत्र है अ। उसने कहा कि जो ह्रस्व असंवृत था उसको अव्यक्त विवृत समझ लीजिए। अंतिम सूत्र ने विवृत कर दिया है। अंतिम सूत्र ने विवृत कर तो दिया है, पर वह विवृत हो गया है, यह किसी अन्य सूत्र को पता ही नहीं है ना।
इतनी बात स्पष्ट है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम में। अब कुछ और जो बातें हैं उन बातों को हम लेके आएंगे आप सबके लिए। कुछ और बातें जैसे तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम में आज मध्याह्न में मेरे पास प्रश्न आया था कि मुझे कुछ बात प्रयत्न की किसी को नहीं समझ में आई थी, तो चलेगा। प्रयत्न जो है एक बार संक्षिप्त में पुनः हम बता देते हैं। केवल 4 ही प्रयत्न हैं। यूं कहा जाए कि केवल 3 ही प्रयत्न में आप 42 वर्णों को जान सकते हैं। केवल 3 ही प्रयत्न को जानने से आप 42 वर्णों को जान सकते हैं। कौन कौन से 3 हैं? सबसे ज्यादा से शुरू किया जाए। 25 वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न है। 25 कौन? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, कुचुटु तुपु। ठीक है, चलेगा। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इन 5 का यानी 25 वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? स्पृष्ट। स्पृष्ट है ना, यानी इन 25 वर्णों में स्पृष्टता है। इन 25 का प्रयत्न यदि स्पृष्ट है तो इन 25 में स्पृष्टता है ना, बात स्पष्ट है। तो आप जानते हैं संस्कृत में कुल 42 वर्ण है, जिसमें से 25 के तो पता ही चल गए। अब ये 25 के 25 आपस में सवर्ण हो जाएंगे क्या? नहीं, इन 25 का उच्चारण स्थान तो अलग अलग है ना। 25 का आभ्यंतर प्रयत्न भले एक जैसा है, पर 25 का उच्चारण स्थान तो अलग अलग है। काका का गंगा कंठ, तो यानी ये सब एक दूसरे के सवर्ण हो जाएंगे। छ छ झ तालु और स्पृष्ट सवर्ण हो गए। टठ डढ़ा आपस में सवर्ण हो जाएंगे, क्योंकि मूर्धा है 5 और स्पृष्ट है 5, है ना, स्पृष्ट प्रयत्न वाले हैं। उसके साथ साथ तथा दधना दंत उच्चारण स्थान वाले 5 हैं, और साथ ही साथ स्पृष्ट प्रयत्न वाले भी 5 हैं। फिर पफ बभम ओष्ठ उच्चारण स्थान वाले हैं 5, और आगे क्या है? स्पृष्ट प्रयत्न वाले हैं 5। ठीक है, तो 25 हो गए स्पृष्ट प्रयत्न वाले वर्ण। बाकी बचे कौन वर्ण? कौन वर्ण बचे बाकी? स्वर वर्ण, यरलव, सशसह, इतने ही बचे ना। 9 स्वर, 8 अतिरिक्त व्यंजन, अवर्गीय व्यंजन, जो किसी वर्ग में नहीं आते। तो एक प्रयत्न में ही 25 वर्ण खत्म। अच्छा, दूसरा प्रयत्न बता देते हैं, विवृत। विवृत जो है वो सभी स्वर वर्ण तथा स, श, स, ह, ये 4 और सभी स्वर, यानी कुल मिलाकर 9 और 4 13 वर्ण तो इसमें भी आ गए, है ना। 13 वर्ण का विवृत है, 25 वर्णों का स्पृष्ट है। तो स्पृष्ट और विवृत में 38 आ गए वर्ण। ठीक है, अब 13 वर्णों का स्पृष्ट, 13 वर्णों का जो विवृत है वो कौन है? अ, इ, उ, ऋ, ऋ, ए, ओ, ऐ, औ के साथ साथ स, श, सह। शुरुआती 4 सूत्र में और अंतिम 2 सूत्र में कहे गए जितने वर्ण हैं वो सभी विवृत हैं। ठीक है, शुरुआती 4 सूत्र अयुण, ऋलिक एवं ऐऔच में तथा अंतिम 2 सूत्र सशर हल में जो कहे गए वर्ण हैं, कुल मिलाकर 13 वर्ण, वो 13 विवृत हैं। ठीक है, और 6ठे सूत्र से लेकर के 12वें सूत्र तक जितने वर्ण कहे गए हैं, ठीक है, 6 से 12 तक, यानी कहां से? यमगणनम झभय घड़धस जबगड़दस खभ चढ़ चढ़ कपय सर कप नहीं कपय तक, कपय तक जितने वर्ण कहे गए वो सभी वर्ण स्पृष्ट हैं, है ना। अयोण, ऋलिक एवं ऐऔच में कहे गए सारे वर्ण विवृत। हाय वरट के हा को तो हा भी विवृत हो गया, वो तो क्योंकि सशर हल में भी आ चुका है। पर य व रल यह 4 वर्ण ही केवल बचे। 25 स्पृष्ट, 13 विवृत, 29 हो गए ना। य व रल 4 ही वर्ण बचे, वो 4 ईशत स्पृष्ट, खत्म। 3 ही प्रयत्न में आप
सवर्ण की दृष्टि के आधार पर यदि देखा जाए तो 3 ही प्रयत्न में खत्म है ना। य व र ल ये 4 के चारों वर्ण ईशत स्पृष्ट तो हैं, पर इन चारों में हाँ छठा लण है, 7वां सूत्र से लेके लेना था, है ना, 7वां सूत्र है ये मंगणम जी। तो 7वें सूत्र से लेकर के 12वें सूत्र तक जितने हैं वो स्पृष्ट हैं, और 5वें छठे में ह को छोड़कर जो वर्ण कहे गए हैं यवर अल वो सभी ईशत स्पृष्ट हैं। ठीक है, तो ऐसे कुल मिलाकर के 42 वर्ण हम लोगों ने 3 ही प्रयत्न में जान लिए। विवृत 13 वर्ण, ईशत स्पृष्ट 4 वर्ण 17, और बाकी बचे 25 पृष्ठ। ठीक है, तो कहेंगे 3 प्रयत्न में जब 42 वर्ण आ गए तो चौथा प्रयत्न किसके लिए है? खाली खाल लोक में है अ के लिए, खाली ह्रस्व अ के लिए है संवृत। बाकी सब ह्रस्व अ जो है वो लोक में, व्यवहार में, बातचीत में हम सब जब बोलेंगे तो उसको संवृत रूप में बोलेंगे, पर व्याकरण में उसको देखेंगे तो विवृत के रूप में देखेंगे। ठीक है, 4 ही प्रयत्न, इन चारों प्रयत्नों के आधार पर देख लिया जाए। और साथ ही साथ ये कहाँ गया, ठीक है, कुछ कुछ ऐसा लग रहा था कि गड़बड़ है, चलेगा। 4 प्रयत्नों के आधार पर देख लिया हमने। अब फिर इसके साथ साथ आगे देखें यदि तो उच्चारण स्थानों पर देख लिया जाए तुलना करके, तो जिनके उच्चारण स्थान और प्रयत्न एक दूसरे के जैसे हैं वो सभी हैं सवर्ण, है ना। तो इतना ही। अच्छा, लघु सिद्धांत कौमुदी में ये सूत्र पढ़े थे तो इसमें और कुछ अतिरिक्त बातें आ गई थी, बाह्य प्रयत्नों की भी, है ना, और कुछ विशिष्ट संज्ञाएं भी। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं जो अभी जानना जरूरी नहीं है, जब जानना जरूरी होगा तब बता दिया जाएगा। ठीक है, चलेगा। हो सकता है स्थानांतर तमाह में जरूरी पड़े, या हो सकता है उससे पहले भी जरूरी पड़ जाए, तब बता देंगे। अभी खाली उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, इन दोनों के आधार पर देखकर हम लोगों ने ये जान लिया कौन वर्ण किस वर्ण का सवर्ण है। बीच बीच में आवाज कट रही है लगातार कि एक ही बार कटी है, ये बात कंफर्म बताइएगा, क्योंकि अभी जस्ट डिस्कनेक्ट हो गया था, पता नहीं कैसे इंटरनेट से फिर कनेक्ट हो गया। तो ठीक है, अब तो ठीक चल रही है ना, चलेगा। तो यहां तक हमने जाना सवर्ण क्या होता है। तो निष्कर्ष क्या हुआ? अ, अब सभी वर्णों को मैं फिर से गिना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा ध्यान से। अ 18 सवर्ण, ई 18 सवर्ण, उ 18 सवर्ण। क्यों? क्योंकि आ का उच्चारण स्थान 18 प्रकार के, आ का उच्चारण स्थान कंठ, 18 प्रकार के आ का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत। ठीक, 18 प्रकार के ई का उच्चारण स्थान तालु, 18 प्रकार के ई का उच्चारण आभ्यंतर प्रयत्न विवृत, है ना। इसी तरह उ ओष्ठ और विवृत, रि मूर्धा और विवृत, है ना, उच्चारण स्थान मूर्धा और वो विवृत। तो 18 प्रकार का रि के 18 सवर्ण, लृ के 12 सवर्ण, अथवा ऐसा कह दिया जाए रि का 18 और लृ का 12 ये दोनों आपस में सवर्ण है, तो रि के 30 सवर्ण, लृ के 30 सवर्ण, ऐसा भी हम गिन सकते हैं, है ना। लृ के जो हैं वो रि जो है वो लृ है, ये दोनों एक दूसरे के सवर्ण है, इस कारण दोनों 30-30 हो गए। रि कितने प्रकार का? 30 प्रकार का। कैसे भाई? 18 रि वाला, 12 लृ वाला। और लृ कितने प्रकार का हो गया? तो कहे वो 30। कैसे? 12 लृ वाला और 18 रि वाला, है ना। तो दोनों को मिला करके 30 वर्ण हो गए, 30 सवर्ण। और फिर उसके बाद एक अगला है, हाँ रि हो गया। अब आगे देखिएगा, ए ओ आई औ, इन चारों के 12-12 सवर्ण। ठीक है, ह का कोई सवर्ण नहीं, य 2 सवर्ण अनुनासिक और अननुनासिक, व 2 सवर्ण अनुनासिक अननुनासिक, र कोई सवर्ण नहीं। 5 वर्ण ऐसे हैं स श ह, है ना, ह
या ऐसे याद रखने के लिए कौन कौन से वो वर्ण हैं, वो याद रखने के लिए हम बता देते हैं अंतिम 2 सूत्रों में कहे गए वर्ण, सशसह है ना, और अंतिम से दूसरे सूत्र का जो इत्संज्ञक वर्ण है र, सशसर, सशसर, तशस र ह, ये इतने वर्ण जो है उनका कोई सवर्ण नहीं, र का भी कोई सवर्ण नहीं, ल 2 सवर्ण है ना, ल के 2 सवर्ण, य 5 सवर्ण, म 5 सवर्ण, ङ 5 सवर्ण, ण 5 सवर्ण, न 5 सवर्ण। क्यों? य के भी 5 सवर्ण कौन कौन, च छ ज झ य, म के 5 सवर्ण प फ ब भ म, ङ के 5 सवर्ण क ख ग घ ङ, ण के 5 सवर्ण ट ठ ड ढ ण, न के भी 5 सवर्ण त थ द ध न, है ना। यमगणनम में जो आए सभी के 5-5 सवर्ण। झभ घढ़धस में भी वही ग्रुप वर्ग वाले हैं, उनके भी 5-5 सवर्ण हो गए, वही झ के 5 सवर्ण च छ ज झ य, है ना, भ के भी 5 सवर्ण प फ ब भ म, ऐसे ही गिन सकते हैं आप। झभ घढ़ध में भी 5-5 सवर्ण, जब घढ़ध के भी 5-5 सवर्ण, और ख फ छ ठ थ च ट त क प, इन सब के भी 5-5 सवर्ण, ये सभी वर्गीय हैं, तो प्रत्येक वर्ण के हम 5-5 सवर्ण कह सकते हैं। क के कितने सवर्ण, तो 5 सवर्ण, क ख ग घ ङ। च के कितने सवर्ण, च छ ज झ य, है ना, चलेगा। तो इसी तरह वो 25 वर्णों के हम 5-5 सवर्ण देख लिए। अब कपई के बाद स श स ह के कोई सवर्ण नहीं, स्पष्ट। तो सभी वर्णों के कितने कितने सवर्ण हो गए ये बात भी हम जान गए। अब एक बात, ये सारा हमने देख लिया था, जिन वर्णों के उच्चारण स्थान और सवर्ण प्रयत्न एक दूसरे के समान होते वह सवर्ण होते हैं। ऋकार और लिकार की भी परस्पर सवर्ण संज्ञा है, ये बात भी वार्तिककार ने बता दी थी। अब एक यहां तक पढ़ने के बाद हम लोगों ने एक निष्कर्ष देखा, ये कहाँ गया, तो भाग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नाच झलो है ना, हम पेन चालू करना चाह रहे थे, भाग गया। अब तक देखा था हमने कि स्वर वर्ण और कितने, ये देखिएगा, स्वर वर्ण जो हैं अ, ई, उ, रे, ले, ए, ओ, आई, औ, ये इतने। कुछ लोग कहते हैं हमारी राइटिंग नहीं समझ में आती, तो मैं जो लिख रहा होता हूँ उस समय वही बोल भी रहा होता हूँ, तो इसलिए सुन लिया करें कि क्या लिख रहा हूँ, क्योंकि जो लिख रहा हूँ वही मुंह से बोला भी जा रहा है, तो सुन लिया करें। पढ़ भी रहा हूँ मैं, तब भी ना समझ में आए, तब बात क्या करें। क्या अब इतना बड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा राइटिंग सुधारने की तो प्रयास कर नहीं सकते, पहले बहुत गड़बड़ थी, अब थोड़ी बहुत सुधर गई है। हाँ, अब इसके साथ साथ ये भी थे 4, कौन कौन, नहीं नहीं नहीं, इसको यहाँ नहीं रखते हैं, यहाँ रखते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ रखते हैं, ठीक है। ये इतने जो 13 वर्ण हैं, इन 13 वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न, इन 13 वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, विवृत है कि नहीं? 13 वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत है ना। अच्छा, पर अब देखिए ये सभी के सभी का उच्चार आभ्यंतर प्रयत्न सभी के सभी का क्या है, विवृत है ना। जो अगला सूत्र आ रहा है वो सूत्र का विषय हम समझ चुके हैं पहले ही, लेकिन आ गया है तो पढ़ लेते हैं। देखिए आ और ह थोड़ा सा अलग कलर से लेते हैं, है ना, अलग कलर से लेते हैं जिससे आपको समझ में आए। ये आ और ह इन दोनों का उच्चारण स्थान एक जैसा है, क्या है, कंठ है कि नहीं। दोनों का उच्चारण स्थान कंठ है और दोनों का आभ्यंतर प्रयत्न भी विवृत है। तो उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक जैसा है कि नहीं है, है। इसी कारण ये दोनों एक दूसरे के सवर्ण हो सकते हैं अभी तक प्राप्त जानकारी के आधार पर, है ना। इसी तरह ई और श को ले लीजिए, इन दोनों का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत है और इन दोनों का उच्चारण स्थान यहां लिख देता हूं तालु, है कि नहीं। उच्चारण स्थान इन दोनों का तालु है, आभ्यंतर प्रयत्न इन दोनों का विवृत है, इसलिए ई और श भी एक दूसरे के सवर्ण होने लगे कि नहीं। इसी के साथ रि और ये वाला श,
इन दोनों का उच्चारण स्थान मूर्धा है, इन दोनों का उच्चारण स्थान मूर्धा है और ये दोनों का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत है, इस कारण ये दोनों भी एक दूसरे के सवर्ण होने लगे। इसी तरह लृ और स ये दोनों भी उच्चारण स्थान दंत और आभ्यंतर प्रयत्न विवृत, इस कारण ये भी एक दूसरे के सवर्ण होने लगे, है ना। यानी आ का सवर्ण हा भी है, ये हा को हलंत कर दूं भैया, करिया जी आ जाओ, करिया भाई, ये हरि हा, ठीक। तो आ का सवर्ण, आ का सवर्ण क्या है, ह। ई का सवर्ण क्या है, श। उ का कोनो सवर्ण नहीं, क्योंकि उ की तरह कोनो विभृत वाला है नहीं जिसका उष्ट उच्चारण स्थान हो, है ना। तो अब रि का सवर्ण श होने लगा और लृ का सवर्ण स होने लगा। इससे क्या दिक्कत आई, क्या दिक्कत आई बताइए, दिक्कत भी समझाते हैं। इतना ये समझ गए हैं ना। तो अब एक पहले आ और हा वाला लिखते हैं। यहां उदाहरण देखिएगा, आ और हा वाला, ए भाई, दंड और हस्त। दंड है दंडा, जिसके हाथ में वह दंड हस्त है, ठीक है। दंड में अंतिम अक्षर क्या है, अ है कि नहीं, अक, अक में आता है ना। आ का सवर्ण हा है कि नहीं, अभी तक प्राप्त जानकारी के आधार पर, अभी तक प्राप्त जानकारी के आधार पर आ का सवर्ण हा है, हालांकि नहीं है, पर अभी तक प्राप्त आपकी जानकारी के आधार पर उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक जैसा होने के कारण ये सवर्ण होने लगता। तो अक है, उसके बाद सवर्ण हो तो अक सवर्ण दीर्घा होने लग जाता। तो दंड हस्त न बन करके दंडास्त बनने लग जाता, बनने लग जाता ना। चलिए ई और श का भी उदाहरण दे देता हूं। ये तो अ और ह के सवर्ण की बात होगी। ई और श का उदाहरण देख लीजिए, एक है दधी और दूसरा है शीतम। यही उदाहरण दिया ही है शास्त्रों में, दधी शीतम। दधी में ई है, अक, अक है कि नहीं, उसके तुरंत बाद श है, सवर्ण है। ई का सवर्ण है, क्योंकि ई का भी उच्चारण स्थान तालु, श का भी उच्चारण स्थान तालु। ई का भी आभ्यंतर प्रयत्न विवृत, श का भी आभ्यंतर प्रयत्न विवृत। तो अक के बाद सवर्ण हो तो दोनों ही शब्द में रि आ रहा होता, उसके बाद श आ रहा होता किसी शब्द का। जैसे किसका उदाहरण दे दें, जैसे हाँ, कोई श से शुरू होने वाला शब्द, श से शुरू होने वाला कोई शब्द जो आ रहा है दिमाग में, शट, जो आ रहा है दिमाग में वो सब वैसे ही कॉमेडी उदाहरण आ रहा है, तो उसको नहीं बोलेंगे अभी। थोड़ा अच्छे नहीं, मातृ और के साथ शट समास होगा नहीं, वैसे चलेगा नहीं, पर खाली ऐसे उदाहरण देते हैं कि कोई भी ऐसा शब्द हो, है ना, कोई ऐसा माता जी ने, या मान लीजिए कोई माता है, उन्होंने श बोला, क्या बोला, श, षटकोण वाला, वो श नहीं बोल पाई, स बोली, है ना, क्या बोली, स, कुछ उल्टे बोल गई, तो कह देंगे इनका श जो है वो शुद्ध नहीं है, ऐसा कहने लगेंगे। तो मातृ शकार ऐसा कुछ होता, ठीक, मातृ शकार, माता जी का शकार या पिताजी का शकार, ऐसा कुछ होता, तो रि उसके बाद श आ रहा है, सवर्ण होने लगता, तो बनता का मातृकार, बनने लगता कि नहीं, है ना, ये रि को दीर्घ होने लगता। उसी तरह लृ के बाद स आता हो तो भी दीर्घ रि होने लगता उसके स्थान पर, है ना, दोनों हटते जाते थे। ये समस्या आ रही थी, है ना। आ हा का सवर्ण है, आ का सवर्ण हा भी है, ई का सवर्ण श भी है, रि का सवर्ण श भी है और लृ का सवर्ण स भी है ना। इतनी प्राप्त जानकारी के आधार पर
तो उस जानकारी का निषेध करने के लिए ये सूत्र आया, ना झलऊ। ना झलऊ सुधा सूत्र है, ठीक है। इससे पहले के सूत्र को, किसी भी सूत्र का अर्थ देखने के लिए हम पहले पिछले सूत्र को लिख देते हैं। पिछले सूत्र का पूरा वाक्यार्थ क्या था? पूरा वाक्य क्या था? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, है ना? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। अब यहां ना झलऊ द्विवचन में है, तो तुल्यास्य प्रयत्नम को भी द्विवचन में हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, परिवर्तित कर लेंगे। तुल्यास्य प्रयत्नऊ, सवर्णम को भी द्विवचन में कर लेंगे सवर्णऊ, क्योंकि केवल एक वर्ण का बात कर रहे थे। तो तुल्यास्य प्रयत्नऊ, झलऊ का विशेषण बनाने के कारण हम लोग इसका विभक्ति परिवर्तन कर लेंगे। तो तुल्यास्य प्रयत्नऊ, और उसके साथ साथ यहां सवर्णम नहीं रह जाएगा, सवर्णऊ हो जाएगा, ठीक। लिंग और वचन दोनों बदल जाएगा, ठीक है। तो तुल्यास्य प्रयत्नऊ अच हलऊ न सवर्णऊ, ये पूरा सूत्र का अर्थ हो जाएगा, ठीक है। तुल्यास्य प्रयत्नऊ अच, अच्छा इस नाथ झलऊ सूत्र को तोड़ भी डालें, पहले ऑपरेशन कर लेते हैं। इस सूत्र को तोड़ेंगे तो इसमें ये निकल कर आएगा, ना धन अच धन हल, ये है नाच हल, न अच हल, न अच जोड़ेंगे नाच हो गया, नाच। और अच के च के साथ जब ह जुड़ेगा तो च के बाद ह आने पर झयो हून्य तरस्याम एक सूत्र है, उसके आधार पर ह यदि किसी वर्ग के पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण के बाद आता है, ध्यान दीजिएगा, हा यदि किसी वर्ग के पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण के तुरंत बाद आता है तो हा के स्थान पर उसी वर्ग का चौथा अक्षर हो जाता है। तो हा के स्थान पर उसी वर्ग का चौथा वर्ण हो गया है, इसलिए यह ह जो दिखाई पड़ रहा है सूत्र में आपको ह नहीं दिखाई पड़ रहा है, झ दिखाई पड़ रहा है, ना झलऊ। अब ये जो झा हो गया तो च के स्थान पर झलाम जस झसी या झलाम जशोंते दोनों नियम लगा सकते, यहाँ झलाम जशोंते ही लगाइएगा तो अझलऊ बन जाएगा, ना झलऊ, है ना, अज को अज हो गया। तो ये अच और हल हैं, क्या है? न अच हलऊ। अब अच हलऊ द्विवचन होने के कारण तुल्यास्य प्रयत्नम के साथ संबंध नहीं बन पा रहा था, इसलिए हमने तुल्यास्य प्रयत्नम नहीं कहा, तुल्यास्य प्रयत्नऊ कह दिया, द्विवचन है ना। जैसे जिनका उच्चारण स्थान एक दूसरे के समान हो, ऐसा कह रहे थे हम लोग। पहले क्या था? समान उच्चारण स्थान और प्रयत्न वाले वर्ण एक दूसरे के सवर्ण होते हैं, ये बात पहले कही गई थी। पर यदि समान उच्चारण स्थान वाले वर्ण अच और हल हों, अच हलऊ, अच और हल हों, ये बात आई ना। समान उच्चारण स्थान वाले वर्ण यदि अच और हल हों तो नहीं होता, क्या नहीं होता? सवर्ण, चलेगा। तो अब अच और हल ये दो हैं, इस कारण तुल्यास्य प्रयत्नों को भी द्विवचन में कर दिया और सवर्ण को भी द्विवचन में कर दिया, ठीक है। तो अच और हल स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, यद्यपि उनका उच्चारण स्थान और प्रयत्न तुल्य है, समझिएगा, या न अच हलऊ को हम यहां इसी के आगे जोड़ देते हैं, यहां लिख देते हैं न अच हलऊ, ठीक। तो अच और हल, अच और हल ये इनका उच्चारण स्थान और प्रयत्न भले ही एक दूसरे के तुल्य हो, फिर भी ये दोनों एक दूसरे के सवर्ण नहीं हो सकते। ये इस पूरे सूत्र का तात्पर्य है, ठीक है। अच और हल का उच्चारण स्थान और प्रयत्न भले ही एक जैसा हो, वो दोनों एक दूसरे के सवर्ण नहीं हो सकते। इसी के कारण अ और ह
इन दोनों का उच्चारण स्थान भी एक जैसा है, आभ्यंतर प्रयत्न भी एक जैसा है, फिर भी ये दोनों एक दूसरे के सवर्ण नहीं होंगे। यदि होने लगता तो क्या होता? दंडास्तः, दंड हस्ता दंडास्ता बना दिया था ना हमने। और दधि शीतम में ई और श, ई है और ये श है, ये दोनों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक जैसा है, फिर भी ये दोनों एक दूसरे के सवर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि एक अच एक हल है ना। अच और हल ये दोनों एक दूसरे के सवर्ण नहीं। फिर इसी के साथ साथ उ का कोई नहीं है, और उ के साथ कोनो व्यंजन मिलता ही नहीं बेचारा, क्योंकि समान प्रयत्न नहीं मिलेगा। उ का जो उच्चारण स्थान है ओष्ठ, वैसा उच्चारण स्थान वाले ओष्ठ वाले प फ ब भ म भी मिलेंगे, लेकिन उ का जो प्रयत्न है विवृत, वह विवृत प्रयत्न वाला कोई व्यंजन नहीं मिलेगा, है ना। ओष्ठ उच्चारण स्थान वाला विवृत प्रयत्न वाला कोई व्यंजन नहीं मिलेगा, तो इसलिए उ का अन्य कोई सवर्ण हो नहीं रहा था। री ये वाला और ये श, दोनों का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत, दोनों का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत, और दोनों का क्या है, ये उच्चारण स्थान मूर्धा, इस कारण दोनों सवर्ण हो रहे थे, लेकिन एक अच एक हल, इसलिए दोनों सवर्ण नहीं होंगे। ऐसा किसने कहा? न अच हलऊ, ना झलऊ। ठीक है, समझ रहे हैं स्पष्ट। और फिर उसके बाद लृ का उच्चारण स्थान दंत, स का भी उच्चारण स्थान दंत, लृ का भी आभ्यंतर प्रयत्न विवृत, स का भी आभ्यंतर प्रयत्न विवृत, इस कारण ये दोनों एक दूसरे के सवर्ण हो रहे थे, पर न अच हलऊ, अच और हल एक दूसरे के सवर्ण नहीं होते, इसलिए ये भी सवर्ण नहीं हो पाए ना। स्पष्ट अंतर पता चल गया ना। तो ना झलऊ सूत्र का इतना ही तात्पर्य है, इसीलिए भाष्यकार, इसलिए इसके ऊपर वृत्ति लिखने वाले ने खाली बस इतना ही लिखा है, खत्म। तो अब अझलऊ शब्द बता रहे हैं, जो मैं समझा चुका हूं वही बात वृत्ति के आधार पर शब्द सा समझ लेते हैं। अच हल च अझलऊ, अच और हल को अझलऊ कहा जाता है। अच च हल च इति अझलऊ, मतलब अच और हल को क्या कहा जाएगा? संस्कृत में अझलऊ कहा जाएगा। ठीक, स्वर व्यंजन और स्वरवर्ण और व्यंजन वर्ण को हम स्वर व्यंजनों भी कह सकते हैं, अच हलऊ की भी कह सकते हैं संस्कृत में। तुल्यास्य प्रयत्नावपि अझलऊ परस्परम सवर्ण संज्ञौ न भवतः, यही बात आई ना। देखिए, तुल्यास्य प्रयत्नम को तुल्यास्य प्रयत्न द्विवचन में कन्वर्ट किया कि नहीं, और सवर्ण संज्ञौ न भवतः। आस्य और प्रयत्न भले ही तुल्य है, फिर भी अच और हल परस्पर एक दूसरे के सवर्ण संज्ञक नहीं होते, न भवतः। अब जैसे उदाहरण दे रहे हैं, अवर्ण हकारौ, अ और ह ये एक दूसरे के सवर्ण नहीं हो सकते। काहे नहीं हो सकते? दंड हस्तः, यदि होने लगते तो दंड में अ है, हस्त में ह है, चौपट होने लग जाता, दंडास्तः बनने लग जाता। इवर्ण शकारौ, ई और श एक दूसरे के सवर्ण नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? यदि होने लगते तो दधीतम बनता, दधि शीतम बनवे नहीं करता। ई के बाद अक के बाद सवर्ण है, सवर्ण होने पर दीर्घ हो जाता है ना, सवर्ण दीर्घत्वम न भवति। ठीक है, वैपाशो मत्स्यः आनडुहं चर्मेति यस्येति च इति लोपो न भवति। हाँ चलेगा। दधि शीतम सवर्ण दीर्घत्वम न भवति, और उसके साथ साथ आनडुहम चर्म वैपाशो मत्स्यः, इन दोनों में भी खाली ई और श, ई और अ और ई को ही बताया मैंने, और विस्तार से री और लृ को भी बता दिया है ना आप लोगों के लिए। री का भी सवर्ण श हो सकता था, लृ का भी सवर्ण स हो सकता था, परंतु नहीं होगा। ठीक है, खाली इतना ही। अब दो उदाहरण और दे रहे हैं। वैपाशो मत्स्यः, वैपाशा मत्स्यः का तात्पर्य क्या है? विपाशा नदी में प्राप्त होने वाला मत्स्य, मछली। विपाशा नदी में प्राप्त होने वाला मत्स्य जो होता है उसको क्या कहा जाएगा? वैपाशो मत्स्यः। पर विपाशा नदी का मूल शब्द है विपाश। क्या शब्द है?
ध्यान दीजिएगा, ए भाई काहे। मूल शब्द है विपाश, ठीक है। इसके बाद कोई प्रत्यय लगा तद्धित, जिसका बचता है आ, अण ही है पर अ बचा है, अभी खाली अ समझिए, ठीक है। एक नियम है, क्या नियम है? प्रत्यय का पहला वर्ण स्वरवर्ण हो, तद्धित प्रत्यय का पहला वर्ण स्वरवर्ण हो तो उस प्रत्यय से पहले आने वाले की भ संज्ञा होती है यचि भम, यचि भम, ठीक। प्रत्यय का पहला वर्ण स्वरवर्ण है तो ये भ है। अब किसी भ संज्ञक का अंतिम वर्ण अ हो अथवा ई हो तो उसका लोप होता है, ठीक है। ये भ है, इस भ का अंतिम वर्ण श है, आ ई तो नहीं है ना, आ और ई तो नहीं है ना, श है। परंतु यदि ई का सवर्ण श हो जाता तो, ई का सवर्ण श हो जाता तो ये श ई हो जाता कि नहीं, ई से श का भी ग्रहण होता, तो है ना, श से ई का भी ग्रहण होता, ये दोनों एक दूसरे के सवर्ण हो जाते जैसे। तो इसलिए फिर यस्येति च सूत्र कहता अंतिम वर्ण ई अथवा आ हो तो उसका लोप हो जाता है, नहीं हुआ, हो जाता तो बैपा कुछ बनता ऐसा, है ना। तो यहां श का लोप नहीं हुआ, श में आ जुड़ गया तो वैपाश, विपाश पहले हुआ, पहले स्वरवर्ण की वृद्धि हुई, वैपाश ऐसा बना, है ना, वैपाश मत्स्य। तो यहां वैपाश में जो श अंतिम वर्ण था उसका लोप हो सकता था यदि ई का सवर्ण माना जाता तो। इसी तरह आनडुहम चर्म में मूल रूप में शब्द है अनडुह, क्या है शब्द? अनडुह, इसका मतलब होता है बैल, अनडुह, ठीक। अनडुह शब्द के बाद भी उसी तरह का अप्रत्यय है अण, ठीक। अब क्या हो गया? अनडुह, आ लगता है प्रत्यय अण तो पहले स्वरवर्ण की वृद्धि हो जाती है, आनडुह। अब देखिए यदि आ किसी भी शब्द का, भ संज्ञक शब्द का अंतिम वर्ण ई अथवा आ हो तो उसका लोप होता है। यहां इसका अंतिम वर्ण ई अथवा आ नहीं है शुद्ध रूप से देखा जाए, पर यदि ह आ का सवर्ण होने लगता तो, यदि ह आ का सवर्ण होने लगता तो क्या होता? इस ह का लोप होने लगता कि नहीं? होने लगता ना। हाँ, इस हा का लोप होने लगता तो आन डूह बन जाता, आन डूह न बन करके आन ड्व ऐसा कुछ बनने लगता है ना, जबकि नहीं बना, आन डूह होकर वही आन डूहम चर्म बन गया है, ठीक है, प्रथमा एक वचन में। तो यहां पर क्या होता? वैपाशा मत्स्य में और आनडुहम चर्म में वैपाश में श का, आनडुहम में हा का लोप होने लगता है यस्येति च से। यदि श को ई का सवर्ण मानते, यदि ह को आ का सवर्ण मानते तो यस्येति च कहता है अंतिम वर्ण ई हो अथवा अ हो तो लोप होता है, तो अंतिम वर्ण ह और ई भी आता तो उसका भी लोप होने लगता ना। तो इति लोपो न भवति। ये इस तरह से हमने ना झलौ सूत्र भी समझ लिया। अब इस ना झलौ सूत्र पर जो भाष्यकार का पक्ष है, ठीक, ना झलौ सूत्र के बाद जो भाष्यकार का पक्ष है उसका भी तात्पर्य बता देते हैं। भाष्यकार ने ना झलौ सूत्र की आवश्यकता नहीं है ऐसा कहा है, ठीक है। किसने? भाष्यकार भगवान पतंजलि ने ऐसा कहा है कि इस सूत्र की आवश्यकता नहीं है। कैसे? कहेंगे यदि ये सूत्र नहीं होता तो अ और ह सवर्ण होने लगते, ई और श सवर्ण होने लगते, यही चारे वर्ण तो है ना, अ और ह, ई और श, रि और श, लृ और स, ये सवर्ण होने लगते कि नहीं? तो स श स ह ये जो चार हैं, इन चारों का प्रयत्न वे अलग बना देते हैं, ठीक है। भाष्यकार का पक्ष इसमें यह है कि सभी स्वर वर्ण का, समझिएगा, यहां भाष्यकार ने और लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने ना झलौ सूत्र की अनावश्यकता बताई है और यह कह दिया है कि देखिए स्वर वर्ण जो है, अच जो है 9, उनका आभ्यंतर प्रयत्न विवृत, क्या विवृत, और जो स श स और ह हैं
इन चारों का आभ्यंतर प्रयत्न हो जाएगा ईषद। इस विवृत के अगवा ईषद जोड़ दीजिए, ईषद विवृत। ठीक, तो जब आभ्यंतर प्रयत्न इन दोनों का अलग अलग हो गया तो ये दोनों एक दूसरे के सवर्ण हो ही नहीं सकते, है ना। ये भगवान भाष्यकार पतंजलि का मत है। तो जब इन दोनों का प्रयत्न अलग अलग हो गया, इसका विवृत इसका ईषद विवृत, प्रयत्न अलग अलग होने के कारण ये सब एक दूसरे के सवर्ण हो ही नहीं सकते। सशः किसी स्वरवर्ण का सवर्ण नहीं हो सकता। यदि इन दोनों का प्रयत्न ईषद विवृत को भी विवृत ही मान लिया जाए, है ना, ईषद विवृत को ही विवृत मान लिया जाए, चारे प्रयत्न माना जाए, तब फिर ये सब एक दूसरे के सवर्ण होने लगेंगे, तब नाथ झलौ सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। इन दोनों के प्रयत्न को ईषद विवृत और विवृत ये दो अलग ना माने जाएं। ईषद विवृत थोड़ा विवृत, ईषद विवृत मतलब थोड़ा विवृत, विवृत मतलब पूरा विवृत, तो थोड़ा विवृत भी विवृत है, ऐसा यदि मान करके इसको भी विवृत प्रयत्न माना जाए, इसको भी विवृत माना जाए, तब नाथ झलौ सूत्र की आवश्यकता है। परंतु यदि उसी में हम थोड़ा शॉर्टकट करके नाथ झलौ सूत्र को डिलीट करना चाहें, कहते इस सूत्र की आवश्यकता नहीं है, तो इन दोनों के प्रयत्न को हमें अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक, इन दोनों का प्रयत्न अलग अलग हो गया तो फिर नाथ झलौ सूत्र की आवश्यकता नहीं है, ये भाष्यकार का मत है। यहां तक समझ गए ना पूरी बात। किसी को यहां तक समझने में यदि कोई कठिनाई हो तो बता सकता है। केवल सवर्ण संज्ञा किसकी किसकी होती है ये बात बता दी हमने। सवर्ण संज्ञा 37 वर्णों की होती है परस्पर एक दूसरे से, वो भी बात मैंने निष्कर्ष रूप में बता दिया। सवर्ण संज्ञा में अ और ह का आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान एक जैसा होने के कारण भगवान पाणिनि के मत के अनुसार इन दोनों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक जैसा होने के कारण ये दोनों एक दूसरे के सवर्ण हैं। ई और श इन दोनों का आभ्यंतर प्रयत्न एक होने के कारण, उच्चारण स्थान एक होने के कारण सवर्ण है। हो रहा था संज्ञा, इसलिए भगवान पाणिनि को एक सूत्र बनाना पड़ा, नाथ झलौ। उसने कहा अ और ह एक दूसरे के सवर्ण नहीं हो सकते, ई और श एक दूसरे के सवर्ण नहीं हो सकते, रि और श एक दूसरे के सवर्ण नहीं हो सकते, लि और स एक दूसरे के सवर्ण नहीं हो सकते। स्पष्ट है। इतनी ही बात तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम और नाथ झलौ सूत्र में है। ठीक है, पर अब देखिएगा एक विषय ये आया प्रश्न, गुरुजी बच्चों ने सूत्र सुनाए हैं तो कृपया उसका भी वीडियो अपलोड करने का कष्ट करें। देखिए एक कुछ बच्चों ने सुनाया था पर उसका रिकॉर्ड कर रहे थे तो माइक बंद था एक में माइक का पीछे का बटन किसी ने दबा दिया था, वो हम ध्यान नहीं दे रहे थे, तो बहुत कम वॉइस में बिना माइक के जो वो लैपटॉप जो खुद आवाज ले पाया उसी आवाज में, तो बहुत कम वॉइस में रिकॉर्ड हो पाया है। एक दो अच्छे रिकॉर्ड हुए हैं एक दो बच्चों के, पर अभी कुछ लोगों का और सुनाना बाकी है। आपने याद दिला दिया तो बता देते हैं, है ना। तो जो लोग मैंने अनौपचारिक चर्चा के दिन कहा था कुछ लोग और उत्साहित हों और कुछ लोग और सुनाएं, तो उसके बाद उस कथन के बाद कितने और लोग उत्साहित हुए हैं जो याद करना शुरू कर चुके हैं? हाथ खड़ा करेंगे खाली। कितने और लोग हैं जो उत्साहित होकर शुरू कर चुके हैं? वो सभी लोग प्रशंसा के पात्र हैं। ठीक है, मतलब वे बोलने से यदि प्रभाव पड़ता है, कितने लोग हैं? 25-30 से अधिक लोग हैं ना प्रभु के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यदि इतने लोगों पर प्रभाव पड़ता है तो बोलना चाहिए, बोलते रहना चाहिए, है ना। आप लोगों का बहुत शुभकामना के पात्र हैं। आप लोग तैयारी कीजिए, जब जितने लोगों को याद हो गया हो दो पाद वो लोग सुना करके पुरस्कार ले सकते हैं। अभी कुछ जो लोग पहले नाम लिखाए थे वो कुछ लोग उनमें से गायब हैं, वो लोग अभी तक नहीं सुनाए हैं, तो जो पहले सुना लेगा उसको पहले पुरस्कार प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो और जो थोड़ा सा विलंब करेगा उसके पुरस्कार में विलंब हो सकता है, फिर धन की व्यवस्था होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और दोबारा पुस्तक आने तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए आज भी हम सुनेंगे। आज थोड़ा सा एकादशी होने के कारण सुबह से कुछ बिना जल ग्रहण के, ये मतलब थोड़ा सा ही ग्रहण किए थे। अभी बोलते बोलते मुझे बीच में एक बार अटका था क्योंकि बड़ा विचित्र शरीर में पूरे झुनझुनी जैसी आई और थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि अभी चक्कर आ जाएगा,
तो आज अभी इसके बाद वाला जो व्याख्यान है वाल्मीकि रामायण का, वो ना करके जो लोग और अष्टाध्यायी सुनाना चाहते हैं वो लोग की अष्टाध्यायी सुनेंगे अभी आज, ठीक, और पुरस्कार वितरण करेंगे। तो वार्तिक तो सभी जगह समान है। लघु कौमुदी में ऋलेवर्ण्यम मिथ्या सावर्ण्यम वाच्यम लिखा है, काशिका में क्यों लिखा नहीं लिखा? काशिका में वार्तिक नहीं लिखा, कार्तिक में उस वार्तिक का केवल भावार्थ लिख दिया है ना, वार्तिक नहीं लिखा गया, उसका भावार्थ खाली लिख दिया गया है। तो जी बिल्कुल संपूर्ण। चलिए, विद्यालय में दीर्घ संधि न होने का कारण, चलिए ठीक है, एक प्रश्न आ गया तो इसका समाधान दे देते हैं। और जो हमारे छात्र हैं जो कुछ इस तरह का शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, उनसे यह आग्रह है कि इसको काट लीजिएगा इतने हिस्से को। प्रश्न ये है कि विद्यालय में संधि कौन सी है? तो यदि आप पूछेंगे तो आपको अभी भी प्रबुद्ध लोगों में भी 80% से अधिक लोग आपको यह बताते हुए मिलेंगे कि विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, यहां अकः सवर्णे दीर्घा से दीर्घ संधि हो गई है, यही बताने वाले मिलेंगे। परंतु यह बात गलत है। विद्या और आलय में अकः सवर्णे दीर्घा से दीर्घ संधि नहीं है, यहां पर ओमांगोश्च से पररूप है। चलिए अब कारण बताते हैं। एक सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घा, देखिए अकः सवर्णे दीर्घा यहां लिखता हूं और ओमांगोश्च यहां लिखता हूं, ठीक। ये दोनों सूत्रों में कंपेयर कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लगेगा। ये हो गया ओमांगोश्च और ये हो गया अकः सवर्णे दीर्घा, ठीक है। ये करता है दीर्घ, ये करता है पर रूप। क्या करता है? पर रूप। कार्य एक ही होगा, मतलब दिखाई पड़ेगा लगभग एक जैसा ही। तो अब ये क्या है, कहता है पहले हो अक, उसके बाद हो सवर्ण अक, ठीक। तो ये दोनों के स्थान पर आ जाता है दीर्घ। ये अकः सवर्णे दीर्घा का मतलब है दोनों के स्थान, पहले अक हो उसके बाद सवर्ण। तो यहां देखिए ये अक है, इसके बाद सवर्ण अक है, यानी लग रहा है। परंतु ओमांगोश्च ने क्या कहा? ओमांगोश्च ने क्या कहा? पहले हो अ, केवल अ, ठीक। अ मतलब कैसा भी, ह्रस्व दीर्घ कैसा भी हो, और उसके बाद हो ओम अथवा आंग। क्या हो? ओम अथवा आंग, ठीक है। पहले हो अ, उसके बाद हो ओम अथवा आंग। चलिए अभी ओम की बातें छोड़ दीजिए, अभी हम खाली आंग पर आते हैं। पहले हो अ, उसके बाद हो आंग, तो ओमांगोश्च लगता है। अब आप बताइए, आ कैसा भी हो उसके बाद आंग हो तो अकः सवर्णे दीर्घा नहीं लगेगा क्या? आ हो उसके बाद आंग हो तो अकः सवर्णे दीर्घा को भी लग जाना चाहिए। आ हो उसके बाद दोबारा आंग का ग्रहण इस सूत्र में भगवान पाणिनि ने किया है, उससे पता चलता है कि आंग उपसर्ग लगे रहने पर वह अकः सवर्णे दीर्घा नहीं करना चाहते। पाणिनि का मत क्या है? भगवान पाणिनि का कि सभी प्रकार के अ, सभी प्रकार के अ, सभी प्रकार के ई, सभी प्रकार के ई होने पर आप सवर्ण दीर्घ करो, लेकिन अ के बाद यदि आंग हो तो सवर्ण दीर्घ मत करो। आंग उपसर्ग को छोड़ देना है। आंग उपसर्ग यदि रहा तब आपको अवर्ण के बाद, अवर्ण मतलब अ हो अथवा, ये मैं ऐसे लिख देता हूं, अ हो अथवा आ हो उसके बाद आंग हो, तो ओमांगोश्च सूत्र से पररूप हो जाएगा। इधर का आ इधर का आ, दोनों में से पर वाला आ बचेगा, तो विद्या और आलय के आ में से ये पर वाला आ बचेगा, विद्यालय बन जाएगा। ओमांगोश्च से पररूप संधि का यह उदाहरण है, ठीक है। चलेगा? इतने विषय को समझ गए होंगे तो आज इस विषय को यहीं रोकते हैं। थोड़ा सा विपाशा में श भ संज्ञक कैसे होगा ये भी बता देते हैं, ठीक है। देखिए एक सूत्र है, एक है जो आपने आनडुह कहा, मैं वो भी लिख देता हूं, आनडुह और विपाश। विपाश को वही पाश वृद्धि भी कर देते हैं, ठीक।
इन दोनों के बाद प्रत्यय लगा हुआ है अ। ठीक है, आप सूत्र निकालिएगा यचिभम 1 4 14, संभवतः वहीं आसे पास होगा, 1 4 14 के आसपास। 18 है, अच्छा 1 4 14 सुप्तिंगंदम पदम है, हाँ 18 यचिभम। तो यचिभम क्या कहता है, प्रत्यय का पहला वर्ण य अथवा अच हो, य अच। ठीक, य और अच को जोड़ने पर बन जाता है यच, य और अच को जोड़ने पर क्या बन जाता है, यच। इसी का निर्देश यचिभम सूत्र में कहा गया है। ठीक है, तो प्रत्यय का पहला वर्ण या हो अथवा अच यानी स्वर वर्ण हो, उससे पहले आने वाले को भ कहा जाता है। तो इस प्रत्यय से पहले आने वाले इस वैपाश को, इस प्रत्यय से पहले आने वाले इस आनडुह को भ कहा जाएगा। यही यचिभम का तात्पर्य है। ठीक है, प्रत्यय का पहला वर्ण आपको देखना है, यदि स्वर वर्ण है तो। पर वह प्रत्यय कौन सा होना चाहिए, धातु के बाद लगने वाला प्रत्यय नहीं होना चाहिए, किसी शब्द के बाद लगने वाला प्रत्यय होना चाहिए। ठीक है, स्पष्ट है। तो ये भ हो गया, और किसी भी भ का अंतिम वर्ण आ अथवा ई हो तो उसका लोप हो जाता है। किसी भी भ का, ये भी भ है, ये भी भ है, इसका अंतिम वर्ण अ अथवा ई होता तो लोप हो जाता। अब यदि हम ह को अ का सवर्ण मानते तो इस ह का लोप होने लग जाता, यदि हम श को ई का सवर्ण मानते तो इस श का लोप होने लग जाता। यही तात्पर्य उसमें है। ठीक है, यदि परीक्षा में पूछा जाए पारंपरिक, आलय शब्द में क्या है, आलय शब्द में आंग उपसर्ग, आंग उपसर्ग है, ली श्लेषणे धातु है, और फिर ए रच सूत्र से अच प्रत्यय है। ठीक है, आ ली अच बनकर लय बन जाता है, और फिर उसके बाद आंग उपसर्ग लगा है। लय आप जानते, कोई एक धातु है, कोई क्रिया है, क्रिया के पहले आ जुड़ा हुआ हो तो वह आ उपसर्ग ही होता है, आंग उपसर्ग ही होता है ना। किसी क्रिया से पहले आ नहीं जुड़ा रहता है, किसी क्रिया से पहले यदि आ जुड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है तो वह आ नहीं है, आंग है। ठीक है, मैं बयाना भरतपुर राजस्थान में, प्रश्न क्या है आपका केशव कृष्ण उपाध्याय जी, आपके प्रश्न का समाधान नहीं, प्रश्न आया ही नहीं है तो मैं प्रश्न का समाधान कैसे दूं। ठीक है, तो प्रश्न दोबारा यदि हो सके तो कॉपी पेस्ट कर दें, क्योंकि मुझे अभी तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षा में कौन सा ऑप्शन टिक करना होगा, पररूप संधि। ठीक है, पररूप, विद्या आलय में पररूप संधि है, वही ज्यादा सही है। हिंदी व्याकरण में यदि पूछा गया हो, हिंदी व्याकरण में पूछा गया हो तो हिंदी व्याकरण वाले लगभग अधिकांश लोग, कुछ एक दो प्रबुद्ध जो मेरी दृष्टि में, उन लोगों को छोड़कर अधिकांश लोग दीर्घ संधि मानते हैं। पर यदि संस्कृत व्याकरण में पूछा गया हो, संस्कृत के किसी प्रश्न में पूछा गया हो, कहीं भी बाद वाले शब्द का पहला वर्ण आंग उपसर्ग दिखाई पड़ रहा हो तो आपको ओमांगोश्च से पररूप ही मानना है। ठीक है, वाचस्पति, वाचस्पति होता है, परंतु मनस कामना मनः कामना होता है। ठीक है, वाचस्पति और मनः कामना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्या दिक्कत है। देखिए कुछ शब्द हैं भ संज्ञा होने के कारण सिद्ध होते हैं, वाचस्पति जो शब्द है, और मनः कामना। ठीक है, चलेगा, फिर भी प्रश्न आपका अच्छा है। देखिए मैं पुस्तक वाले को याद कर रहा था और पुस्तक वाले का ही फोन आया, मैं चौखंबा पुस्तक। ठीक है, तो आप लोग याद करना, जितने लोग उत्साह वाले हैं उतने लोग याद करवाएंगे, याद करके सुनाएंगे तो उतने पुस्तकों का हमें और ऑर्डर देना है। ठीक है, तो अब इसमें वाचस्पति में जो ना थोड़ा सा कुछ विशेष बात है कि वाचस्पति अधस पतन
न होकर अधः पतन ही हो रहा है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो चलेगा। प्रश्न मैं समझा देता हूं, फिर उसके बाद उत्तर समझाता हूं। ये तो मैं फंसा लिया। हाँ, तो वाचस्पति जो शब्द है ना, ये कैसे बनता है? वाचः पति षष्ठ शलुक। थोड़ा सा विशेष बात है इसमें, इसकी सिद्धि में। षष्ठ्याः पतिपुत्र इति षष्ठी विसर्गस्य सह। एक सूत्र है 8-3-53, निकालिएगा। 8-3-53, ठीक? निकाल दे, मैं निकाल लेता हूं। नहीं, मैं 8-3-53 निकाल करके, तो बस ये संपन्न होने वाला है। नहीं, अच्छा प्रश्न है, जो अच्छा प्रश्न है उसका समाधान मिल जाना चाहिए। तो षष्ठ्याः पति पुत्र पृष्ठ पार पद पयस्योष्पेषु, ठीक? ये तात्पर्य है 8-3-53 नंबर का सूत्र। उसमें वह सूत्र कहता है कि षष्ठी का जो विसर्ग है, षष्ठी का जो विसर्ग है, वाचः में षष्ठी विभक्ति है ना, तो उस षष्ठी के विसर्ग के स्थान पर स हो जाया करता है, ठीक है? षष्ठी के विसर्ग के स्थान पर स हो जाया करता है यदि तुरंत बाद में शब्द पति हो, पुत्र हो, पृष्ठ हो, पार हो, पद हो, पय हो, ठीक है? तो इतने शब्द यदि दिखाई पड़ रहे हो, अब आप कह रहे हैं अधः पतन में पति तो नहीं है, पत है ना? और मनः कामना में भी पति पद पुत्र इत्यादि कोई शब्द नहीं है, इस कारण से, ठीक है, चलेगा। तो अब आजकल ज्यादा बिल्कुल वही लोग, जब पढ़े लिखे नहीं हैं तो वही लोग देंगे वैसे ही संधि। वृद्धा आगता, वृद्धा आगता, वृद्धागता ही होगी बिल्कुल। आगता में आंग उपसर्ग है तो वो भी उमांग उच्च से सवर्ण दीर्घ नहीं हो पाएगा, वो पररूप संधि ही रहेगी, ठीक है, चलेगा। तो आज इस विषय को यहीं संपन्न करते हैं। हम लोग कल पुनः मिलेंगे। कल लेकिन व्याकरण की कक्षा नहीं होगी कल, क्योंकि त्रयोदशी है, भगवान पाणिनि जी का अवकाश का दिन रहेगा, उसी भगवान पाणिनि जी के संस्मरण में। तो कृपया बताने कि क्या चारुदेव जी ने पूरे भाष्य का अनुवाद छपवाया या सिर्फ प्रथम नवाहनी का? ये व्याख्यान बता पाएंगे, व्याख्या की पुस्तकें मुझे लगता है पूरा लिखा है। चारुदेव शास्त्री नीला वाली बुक है ना? नहीं, पूरा नहीं, मुझे लगता है प्रथम नवाहनिक पर ही है। वो चौखंबा वाले से संपर्क करने पर ही पता चल पाएगा। मेरे पास केवल नवाहनिक तक ही है, ठीक है, वो पुस्तक पूरी नहीं है। तो मेरे पास जो है पूरी वाली है वो आचार्य हरिनारायण तिवारी जी की है पूरी, उन्होंने पूरा लिखा है। और किसी ने लिखा हो पूरा तो मैं नहीं कह सकता, ठीक है, चलेगा। अभी रोकते हैं, सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी में आप पढ़े रहिए, अष्टाध्यायी सब कुछ है। आप अष्टाध्यायी से इधर उधर ध्यान प्रतिदिन आपका भटक रहा है, तो इधर उधर मत भटकिए, पहले अष्टाध्यायी पूरा कर लीजिए, फिर उसके बाद, है ना, चलेगा। हाँ मैंने देखा नहीं था वो प्रश्न, तो उत्तर नहीं दिया। अब वो प्रश्न जब दिखाई पड़ेगा दोबारा कोई पूछेगा तो बता देंगे, वो व्यक्तिगत प्रश्न है, चलेगा। सभी को जो तो मनस्कामना में कामना क्यों है वो बता दिया ना, मनस्पति मनःपति हो गया, पर मनस्कामना में मनः कामना ही हुआ है। क्यों हुआ? क्योंकि तुरंत बाद में पति पद इत्यादि शब्द होने चाहिए ना। 8-3-53 नंबर सूत्र देख लीजिए केशवकांत जी, चलेगा। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कक्षा नहीं होगी, जो लोग अष्टाध्यायी सुनाना चाहते हैं वो लोग अष्टाध्यायी सुनाने आ जाएं।